डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और टेक सीईओ का जमावड़ा। पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो विचारों, नवोन्मेष और इरादों का एक शक्तिशाली संगम। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह। सियासी सरगर्मियों के बीच मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का किया दौरा, मांगा बंगाल विजय का आशीर्वाद। यूपी विधानसभा में मायावती का एकला चलो का नारा। मायावती ने गठबंधन अटकलों को बताया गलत। मायावती ने किया साफ, बीएसपी अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। 2007 की तरह पूर्ण बहुमत का लक्ष्य। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सत्र पर सर्वदलीय बैठक में सीएम और नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने की बनी रणनीति। स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी में दिखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अनोखा अंदाज। मुख्यमंत्री साय ने चाक पर गढ़ा दिया। सीएम ने पारंपरिक शिल्पकारों के प्रति सम्मान का दिया संदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पिचाई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं। भारतीय मूल के पिचाई ने कहा कि देश में वापस आना अच्छा लगता है। दिल्ली पहुंचने पर एक्स पर अपने पोस्ट में पिचाई ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत वापस आकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस पोस्ट के साथ पिचाई ने समाचार पत्र की तस्वीर भी शेयर की। पिचाई 20 फरवरी को सम्मेलन में अपना की नोट स्पीच देंगे। इस समिट में भाग लेने के लिए दुनिया भर से टेक एक्सपर्ट और शीर्ष नेता पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 विचारों, नवोन्मेष और इरादों का एक शक्तिशाली संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम मेधा पर यहां भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का सोमवार को उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शनी में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही 13 देशों के मंडप भी स्थापित किए गए हैं जो एआई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रदर्शित करेंगे। इस प्रदर्शनी में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान एवं शोध संगठन, केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साझेदार एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनी में 13 देशों के मंडप भी हैं जो एआई पारिस्थितिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीका के मंडप शामिल हैं। बीते एक दशक में हमने स्कूलों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इनोवेशन के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर मेंटरशिप, स्कॉलरशिप और स्टार्टअप कैपिटल तक आज एक सशक्त नेटवर्क मौजूद है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन इकोसिस्टम्स में से एक है। यहां प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च इनोवेशन स्कीम के जरिए सीधा सपोर्ट मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया 2.0 से डीप टेक इनोवेशन के लिए कैपिटल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। फ्रेंड, हमारा अटल इनोवेशन मिशन आने वाली 24 फरवरी को एक दशक पूरा करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। लीडर्स प्लानरी सत्र में उन्होंने शासन प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग पर विशेष रुचि दिखाई। समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 60 मंत्रियों और 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं की भागीदारी रही।
समिट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एआई के माध्यम से पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली पर जोर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को भविष्य की आवश्यकता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक संचालित प्रशासन ही सुशासन का आधार है। समिट के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के एआई स्टॉल का अवलोकन किया और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रिजनर से मुलाकात कर वैश्विक सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। गृह मंत्री शाह सुबह कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने किया। एयरपोर्ट से शाह हेलीकॉप्टर के जरिए नदिया जिले के कृष्णा नगर पहुंचे, जहां से वे मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय के लिए रवाना हुए। ये दौरा पूरी तरह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर से कृष्णा नगर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मायापुर में इस्कॉन के पवित्र धाम का दौरा कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा था। अधिकारी ने अपने संदेश में राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लक्ष्य की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चाएं पूरी तरह फेक, झूठी और मनगढ़ंत हैं, जिनका मकसद जनता को गुमराह करना है। मायावती ने कहा कि पार्टी पहले ही कई बार साफ कर चुकी है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 9 अक्टूबर 2025 को पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित लखनऊ महारैली में भी ये घोषणा सार्वजनिक रूप से की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और मीडिया का एक वर्ग साजिश के तहत गठबंधन की झूठी खबरें फैलाकर बीएसपी के मिशन 2027 से कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाना चाहता है। मायावती ने कांग्रेस, सपा और भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सोच भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इनसे गठबंधन बीएसपी को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा कारणों से टाइप 8 बंगला आवंटन को लेकर चल रही चर्चाओं को भी भ्रामक बताया और कहा कि आवंटन पूरी तरह सुरक्षा मानकों के अनुसार स्वीकार किया गया है। जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है। इन दिनों पूरे देश में गोड्डा के सांसद और भाजपा के कदावर नेता निशिकांत दुबे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से पूरा विपक्ष सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे पर विपक्षियों की आपत्ति का कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो अब सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार की शाम देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो 23 तारीख तक झारखंड में रहेंगे और जहां भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी जीत के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से आश्वासित किया कि जो कार्यकर्ता ईवीएम से चुनाव नहीं होने को लेकर चिंता में हैं, वो लोग चिंता न करें, सिर्फ कार्य और मेहनत करते रहें, क्योंकि बैलेट पेपर से भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराएगी।
इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने के सवाल पर कहा कि वह देश के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर सरकार बनाने पर विश्वास करती है, वैसे लोगों को लोकतंत्र का सिपाही होने का कोई हक नहीं है। इसलिए उनके पास कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो संसद में रखने का काम करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सदन के अध्यक्ष उन्हें अपनी बातों को रखने की अनुमति देंगे। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, सोरोस का जो एक एजेंडा है, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सीबीसी के नाम पर, कोई भी चाहे लोकसभा के नाम पर, राज्यसभा के नाम पर, स्पीकर के खिलाफ जाकर, राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति थे आप, तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। झारखंड में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सिर्फ एक हफ्ते का समय रह गया है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत तय करने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रही हैं। उसी बीच राज्य में अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने हाल ही में सरकार बदलने का दावा करते हुए JMM और बीजेपी के एक होने की बात कही थी, जिसे नकारते हुए अब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव राकेश सिन्हा ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खुलकर बातचीत की है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन का समय रह गया है और इसलिए सभी पार्टियां, चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं है और इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से प्रयास करें कि अपने प्रत्याशी को जिता सके। खासकर अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, राजधानी की बात करें, तो राजधानी रांची में कांग्रेस, JMM और भाजपा तीनों ही जो मेयर प्रत्याशी को मैदान पर उतार चुके हैं। इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन में होकर भी अगर कांग्रेस और JMM इस निकाय चुनाव में साथ खड़ी नहीं है तो आगे का भविष्य क्या होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी का एक बड़ा बयान इस वक्त काफी ज्यादा सियासी हलचल मचा चुका है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी इन बयानों से थोड़ी सी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी बिल्कुल गठबंधन के साथ है और हम इस प्रदेश में गठबंधन, एक सशक्त गठबंधन के रूप में हम सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे बयानों का कहीं कोई जगह नहीं है। देखिए, बयान आना ऐसे समय पे ये संजोग ही है, लेकिन क्योंकि ये निकाय का चुनाव है और निकाय चुनाव में गठबंधन हो या कोई जरूरी नहीं, क्योंकि निकाय का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, ये सही है। अब पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, विकासशील सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता भी हैं। एक साथ चलने से भी तो विकास हो सकता था। नहीं, अब वार्डों में गठबंधन बनाना ये स्वाभाविक तौर पे टेढ़ी खीर है, क्योंकि हर वार्ड में अगर हम गठबंधन बनाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हमें लगता है कि ये TRP का विषय हो सकता है, लेकिन ये हकीकत में ये सही नहीं हो सकता। आपने अपनी राय रखी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री झारखंड के KN त्रिपाठी ने क्यों ऐसा कहा कि सरकार बदलेगी निकाय चुनाव के बाद। इस तरीके की बातें जो सामने आ रही है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जैसा कि राकेश सिन्हा जी ने बताया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, इसका पार्टी के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, देखना ये होगा कि निकाय चुनाव के बाद वाकई में उनके दावे में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राज्य से, नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन वहीं विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बजट सत्र कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। इसमें भी सोमवार का दिन जरूर कार्यवाही में शामिल किया जाए। सोमवार का कार्य दिवस मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ा है, ऐसे में कई सवालों के जवाब सीधा मुख्यमंत्री को ही देने होंगे।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के 8वें दिन आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा, वो राष्ट्र के श्वेत वस्त्रधारी संत हैं और वो जो कहते हैं वो देश हित में कहते हैं और सभी उनका अनुसरण भी करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, सपा जनता से दूर हो गई है और उन्हें सिर्फ उपवादवश आरोप लगाना आता है। जब आयोग ने उन्हें अवसर दिया तो वो लोग इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। वहीं विधायक मनोज पांडे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मुसलमान को संस्कृत और सभ्यता के अनुसार घर वापसी करनी चाहिए। और मनोज पांडे ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान का समर्थन किया। उधर भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी वंशानुगत कमियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, बच्चे 3 हो या 2, अपने परिवार को बढ़ाना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5% आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब न प्रवेश मिलेंगे न प्रमाण पत्र जारी होंगे, सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए। इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनाय विवाद का ट्रांसफर कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में दिया गया 5% आरक्षण औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। अब मुस्लिम विद्यार्थियों को कॉलेजों में 5% आरक्षण नहीं मिलेगा और जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। 2014 में शुरू हुआ यह आरक्षण अध्यादेश और संबंधित आदेश अनिश्चित स्थिति में था, जिसे खत्म किया गया। पहले जारी सभी आदेश और परिपत्र भी अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। 2014 का यह आरक्षण अध्यादेश के रूप में लागू हुआ था। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग ही आत्मीय रूप देखने को मिला। बैकुंठपुर में आयोजित प्रदर्शनी में उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं दिया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्पकारों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने बैकुंठपुर पहुंचे थे। जिला पंचायत परिसर में लगी स्व सहायता समूह की प्रदर्शनी में उन्होंने सोनहत के शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक चाक पर स्वयं मिट्टी से दिया और कलश बनाकर पारंपरिक कला के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकार से संवाद कर उन्हें स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण उपस्थित रहे। रांची ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में ईडी की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से ईडी के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले से पुलिस जांच पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में अदालत ने पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल उठाए हुए थे। इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया गया था। उधर सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि यह मामला रोस्टर के अनुसार सुनवाई के लिए बेंच में नहीं लगाया गया है, जिस पर ईडी की ओर से याचिका सुनवाई योग्य होने की बात कही गई। वहीं ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता एसवी राजू, ए.के. दास और सौरभ कुमार ने अपना पक्ष रखा। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी लोहघाट परिसर में आयोजित बिल्डिंग क्लाइंबिंग के शानदार डेमो ने सभी को रोमांचित कर दिया। ऊंची इमारतों पर फुर्ती और सटीक तकनीक के साथ चढ़ते कमांडोज ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए, जिन्हें देखकर उपस्थित दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। विशेष रूप से महिला हिमवीरों ने साहस और आत्मविश्वास के साथ बिल्डिंग क्लाइंबिंग का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती में पुरुष जवानों से कम नहीं हैं। कठिन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संतुलन और टीम वर्क का शानदार समन्वय इस डेमो की खासियत रहा।
इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास जवानों की शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और आपदा या आतंक रोधी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की दक्षता को और मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं को और अधिक सक्षम बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों ने कमांडोज के उत्साहवर्धन के साथ इस रोमांचक प्रदर्शन का आनंद लिया। बिल्डिंग क्लाइंबिंग डेमो ने न केवल सुरक्षा बलों पेशेवर दक्षता को प्रदर्शित किया, बल्कि युवा पीढ़ी में भी देश सेवा के प्रति प्रेरणा का संचार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।